चलो, कल कूलम्ब्स लॉ में जो हमने एक्सप्लेन किया उसमें बताया कि दो चार्ज है, एक को हम लोगों ने Q1 से रिप्रेजेंट किया, दूसरे को Q2 से रिप्रेजेंट किया, और इन दोनों के बीच या सेंटर से जो लाइन ज्वाइन हो रहा है उसी के अलोंग फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। इसका मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस, तो ये फोर्स सेंट्रल फोर्स हो जाएगा। फिर हमने कहा कि जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज आर है ये मच लार्जर देन इट्स साइजेस, मींस R1 से लार्जर है, R2 से लार्जर है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो फोर्स ऑफ attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of two charges। इसलिए यहां पर F directly proportional to within modulus Q1 Q2 लिखा है, मैग्नीट्यूड लेंगे, and inversely proportional to square of the distance between the two charges R square, ये इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है। तो F is equal to K Q1 Q2 by R square। इसमें के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जो डिपेंड करेगा कि दो चार्ज बॉडी के बीच में, दो चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है और सिस्टम ऑफ यूनिट हम क्या यूज करते हैं। तो वही हमने यहां पर लिखा है कि के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो पहला है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, किस मीडियम में रखा गया है, और सिस्टम ऑफ यूनिट। तो दो सिस्टम ऑफ यूनिट हमने यूज किया, एक को नाम दिया MKS, दूसरे का नाम CGS है। तो MKS में ऑब्वियसली फोर्स को हम लोग न्यूटन में लिखेंगे, K का वैल्यू अभी बताएंगे, चार्ज को कूलम में लिखेंगे, R को मीटर में लिखेंगे, और जब CGS होगा तो F डाइन में होगा, K 1 होगा, और चार्जेस जो लिखे जाएंगे वो स्टैट कूलम में लिखे जाएंगे या फ्रैंकलिन में लिखा जाएगा, R का वैल्यू सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? अब आ जाए के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। तो इसमें के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ये जो सिंबल यूज करते हैं ये C और बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन, EPSILON, और सब्सक्रिप्ट O लगा है, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। आगे हम बताएंगे परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर के लिए परमिटिविटी लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं या सिंपली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला गया 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और इसका यूनिट हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर ये जो K है, इस K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई हम लोग जानते हैं 3.14, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये है हमारा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये सारे वैल्यू हम लोग इसमें डाल देते हैं, तो फाइनली इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आता है। इसका मतलब जब भी फ्री स्पेस होगा तो हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं जिससे समझ में आएगा कि हम कहां लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। तो जब भी हम लोग फ्री स्पेस की बात करेंगे तो F0, और इसका K का वैल्यू डाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, 9 इंटू 10⁻9। इसका मतलब जब भी फोर्स हम एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस में निकालेंगे
तो न्यूमेरिकली हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर? 100%। यहां देखो वही लिखा है एफ नॉट। जब भी फोर्स इन फ्री स्पेस होगा तो एफ नॉट 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर? 100%। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर? 100%। तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो देख करके आप इसका नोट्स बनाएंगे। ये अभी पीडीएफ नहीं देंगे आपको, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है आपको। कूलम्स लॉ कल, कूलम्स लॉ के बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका। जिसके पास मोबाइल नहीं है वो वीडियो देख करके आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, जिसके पास है वो स्क्रीनशॉट ले ले। कोई बात नहीं, घर में थोड़ा एफर्ट कीजिएगा। हो गया? आगे बढ़े। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट। अब दूसरा मीडियम जब हो जाए, तो जब मीडियम होगा तो यहां पर या तो वाटर में हो, केरोसिन ऑयल में हो, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में हो, तो मीडियम के लिए सिंपली हम लोग एप्सिलॉन यूज करेंगे। एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट सब्सक्रिप्ट, ओनली फॉर फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर। मीडियम के लिए एप्सिलॉन होगा। तो एप्सिलॉन को क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4πε। तो एफ इन मीडियम, इसलिए एफ एम सब्सक्रिप्ट लिखा है, 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? 100%। अब यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिसको हम लोग यहां पर देखे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट किया, फोर्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम हम लोगों ने क्या लिखा था, फोर्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम एफ नॉट हम लोगों ने लिखा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो ध्यान से, बिल्कुल बहुत इजी है। ठीक, मीडियम के लिए क्या लिखा, एफ एम, 1/4πε लिखा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो फोर्स इन फ्री स्पेस और फोर्स इन मीडियम दोनों को डिवाइड करोगे तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर है सबको? तो ये आ गया 1/4πε0। ये टर्म क्या आ गया, 1/4πε, 1/4π कट गया। ये भी इनवर्स है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन ऊपर आएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं एक एक चीज क्लियर। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं भाई, अभी क्या बताया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका मतलब ये क्या है, रेशियो है। रेशियो को फिजिक्स के टर्म में क्या कहते हैं, जैसे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर क्या कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, वर्मा जी रिश्तेदार, शर्मा जी रिश्तेदार। अब शर्मा जी आजकल के रिश्तेदार, तो वो अलग टर्म, फिजिक्स नहीं मानता है इसको। फिजिक्स कहता है वर्मा जी ही साथ रहेंगे। तो परमिटिविटी, परमिटिविटी रेशियो है, तो नाम क्या पड़ गया इसका, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना? देखिए फिजिक्स कितना मतलब इजी है।
रेशियो को हमेशा रिलेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी, इसका ऑब्वियसली इसका कोई यूनिट नहीं होगा, एक कांस्टेंट होगा। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी का इसका सिंबल क्या आ गया? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी सिंबल होना चाहिए रिलेटिव। तो परमिटिविटी के लिए तो सिंपल एप्सिलॉन है, तो रिलेटिव के लिए आर लगा देते हैं। देखिए नामकरण हो गया। अब इसी को हम एक और टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसलिए रिजल्ट हमारा देखिए क्या आ गया, एफ नॉट बाई एफ एम, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, और विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। और पहले के एग्जाम में बड़ा इजी क्वेश्चन आता था, सिंपल लिखा रहता था कि डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो क्या आ गया डेफिनेशन, अपने से बनाओ। It is defined as the ratio of force between 2 point charges in vacuum to the force between 2 point charges in the medium. और फिर आ गया क्वेश्चन कि डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। So it is defined as the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space. अब हम इसको लैंग्वेज में लिख के अपने नोट्स को लंबा क्यों करें भाई, ऐसे ही याद होगा। बेस तो हमारा सीबीएसई का है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी सब समझते ही हैं, तो अपने से डेफिनेशन बनाया जाता है। अब इसी को 3-4 लाइन दिखा देते हो, नोट्स बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया थ्योरी लिखा हुआ। अरे खाक थ्योरी लिखा, ये तो सिंपल है, इसमें रटना क्या, आ गया समझ में। अब इसी को के लिखा, और के कहां पर यूज किया था याद है, इंड्यूस चार्ज में के को क्या कहा था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, सब बताएंगे डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक एक चीज क्लियर करेंगे। यहां तक 100%? कोई डाउट किसी को? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसका पीडीएफ नहीं, कुछ दिन के बाद, होली के बाद, अभी बहुत सारा काम देना है आज नहीं तो वीडियो देखिए, वॉच टाइम बढ़ेगा मेरा। सुमन तो डेली देख रहा ना वीडियो, हाँ ठीक हो गया। आगे बढ़े, चलिए अब आ जाए परमिटिविटी क्या लिखा है। परमिटिविटी का मीनिंग क्या, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम कहता है एक प्रॉपर्टी है, क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन दैट मीडियम। ठीक, मान लो हमको समझ में नहीं आया, साइंटिफिक लैंग्वेज है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 2 पॉइंट चार्ज को हमने एयर में रखा, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन द एयर मान लो 40 न्यूटन है। एयर में 2 चार्ज को रखा, 40 न्यूटन है। अब उसको हमने वाटर में प्लेस कर दिया, क्या वो 40 न्यूटन रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? मीडियम बदल गया। तो इसका मतलब मीडियम ने क्या किया, फोर्स को अफेक्ट किया, फोर्स को चेंज कर दिया। इसका मतलब मीडियम के लिए कोई टर्म आएगा, उस मीडियम के प्रॉपर्टी को कोई टर्मिनोलॉजी डिफाइन करेगा, उसी का नाम परमिटिविटी है। It is the property of medium which determines the electric force between 2 point charges placed in that medium. या सिंपली हम लोग को इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अफेक्ट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको अफेक्ट कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है, उसके वैल्यू को डिफर कर रहा है अदर देन एयर और फ्री स्पेस। समझ में आ गया? क्लियर? अब आ जाए डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंडेड है। आप उसको कितना भी इलेक्ट्रॉन दे दो, कितने भी चार्ज दे दो,
उसका बाइंडिंग फोर्स इतना स्ट्रॉन्गर है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, जहां वहीं रह जाएगा। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक इज द प्रॉपर्टी, या डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस विच हैज नो चार्ज कैरियर्स, विच हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का क्या होगा? 1। यहां लिख लीजिए आप लोग डाइलेक्ट्रिक, इसमें लिखेंगे जो, इसके बाद डाइलेक्ट्रिक लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। कॉपी निकालो, जल्दी से लिखो। सो गया सब क्या? नींद आ रही है? अभी तो होली में पुआ खाजा कुछ बना ही नहीं, अभी से नींद आ। अच्छा, दही बल्ले। हाँ, लिखो डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस which has no free electrons। जो नहीं लिख पाया अपना वीडियो में सुन लेना, देख लेना। ठीक, अब K इज इक्वल टू 1, डाइलेक्ट्रिक का सिंबल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल K इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट में लिखो एयर, एयर के लिए 1। ठीक, K इज इक्वल टू इंफिनिटी कंडक्टर्स के केस में, कंडक्टिंग मीडियम जब भी रहेगा, और K इज इक्वल टू 80 वाटर के केस में। 80 आगे समझ में? ठीक, अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। पहले तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखा, अभी जैसे हमने बता भी दिया। ठीक, अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया, ये फॉर्मूला ऊपर है और इसको हम लोग यूज भी कर लेंगे। फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर इज 80 न्यूटन। एयर में 80 न्यूटन है। कहता देन फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड इन वाटर। वाटर में कितना होगा? ठीक, अब आंसर हम नहीं देखे, पहले समझते हैं। हम लोगों ने फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये पढ़ा। ठीक, अब यहां पर इस फॉर्मूला को जब यूज करते हैं तो F0 ये F वाटर हो जाएगा, इज इक्वल टू K हो जाएगा। क्या फाइंड करना है? फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू F0 बाई K हो गया। अब फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर कितना वैल्यू दे रखा है? 80 न्यूटन, या 80 डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना भाई वाटर का? अभी बताए 80, कितना आ गया? क्या फोर्स के वैल्यू को चेंज किया? अरे किया ना। तो यही तो कहा कि डाइलेक्ट्रिक या परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज द प्रॉपर्टी which affects the force between 2 point charges। फोर्स को अफेक्ट किया। समझ में आ गया? क्लियर? 100%? कोई डाउट? यस बताओ। सो रहा है तुम? अच्छा उठ गया। हाँ, आ गया समझ में? चल, अब आ जाए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर 11th में सब पढ़े थे। ठीक, ईमानदारी से पढ़े थे आप लोग? नहीं पढ़े थे, बेईमानी से पढ़ा। अच्छा, यहां वेक्टर का यूज है। ठीक, यदि वेक्टर नहीं आता है तो उसमें लाइव क्लासेस में जाइएगा, 11th वाले में, मेरे वीडियो वाले में, यूट्यूब वीडियो में, और उसमें लाइव स्ट्रीम में पूरा वेक्टर पढ़ा रखा है लाइव क्लासेस में। ठीक है, होम में नहीं, वीडियो वाले में नहीं जाइएगा और प्लेलिस्ट में नहीं जाएंगे, आप उसमें देखिएगा। पूरा वेक्टर का डॉट स्केलर सब बेसिक टोटल पढ़ा रखा है, उसमें हिंदी मीडियम में भी पढ़ा रखा है, तो और इजीली समझ में आएगा। और उसको जरूर देखिएगा, पूरे 12th में वेक्टर का यूज
करेंगे हम लोग। अब देखिए ध्यान से, दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2। जब हम लोग Q1 Q2 लेते हैं तो ऑब्वियसली इस पर साइन जब नहीं ले रहे हैं तो दोनों पर पॉजिटिव साइन, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपल्सन किधर लिखते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बोल जाए, सिंपली अट्रैक्शन है। तो भाई दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन है तो नियरर आएंगे, और रिपल्सन है तो दूर जाएंगे। इसका मतलब दूर जाने का एरो हम लोग आउटवर्ड दिखाते हैं, आउटवर्ड दिखाएंगे। देखो आउटवर्ड दिखा दिया। तो ये फोर्स किस पर लगा, 1 पे लगा। किसने लगाया, 2 ने पुश किया 1 को कि जाओ भाई दूर जाओ हमसे, नफरत है तुमसे। ठीक, तो किस पर फोर्स लगा, 1 पे लगा। किसके द्वारा लगा, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक, तो क्या लिखा इसको, F12। 1 मतलब जिस पर लगेगा, 2 मतलब जिसके द्वारा। समझ में आ गया 100%। चलिए अब 2 वाले को भी धक्का दिया 1 वाला, बोला तुमको नफरत है तो क्या हमको प्यार मोहब्बत थोड़े है, हमको भी नफरत है। तो F21 हुआ। तो F21 को क्या लिखेंगे भाई, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर हो गया 100%। तुम लोग योगा करने लगे बाबा रामदेव वाला। उस साइज का गोलगप्पा मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। इतना बड़ा मुंह फाड़ रहा है जिससे लग रहा है कि सो रहा है। देखो ना, ये तो ये भी सो रहा है, वो भी यस। तो पता नहीं रात में तो मना है यहां पर बिहार में। हाँ ठीक है। तो F21 फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, तो अब डिस्टेंस भी चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए हमको यूनिट वेक्टर भी लेना पड़ेगा। ठीक, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, 1 से 2 जाएंगे। तो 1 से 2 जाएंगे तो डायरेक्शन किधर होगा, 1 से 2। इसका मतलब डायरेक्शन ऐसे होगा। हो गया, तो क्या लिखा, फ्रॉम Q1 टू Q2 डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, यूनिट वेक्टर। इसी तरह से 2 से 1 आएंगे तो R21 फ्रॉम Q2 टू Q1। अब इसको हम लोग फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका सीख रखा है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 2 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, 2 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे अभय, एक्स एक्सिस हमने दे दिया, हिंट दे दिया, बोलो। गुड, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट तो अंडरस्टूड है, और एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसीलिए यूज किया गया। यूनिट वेक्टर का मतलब ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी ही मिलेगा। और उसका काम क्या है, डायरेक्शन बता देना। यदि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन वाई एक्सिस में, तो क्या लिखोगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 जे कैप। सिंपल है। अब यहां पर फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला क्या मिला है, बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम के लिख रहे हैं यहां पर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही मिला ना। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। क्या करें, क्या यूनिट वेक्टर ले, समझ में नहीं आ रहा है। अब ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर एक्स एक्सिस भी लग सकता है, वाई एक्सिस पर भी लग सकता है, जेड एक्सिस भी लग सकता है।
कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, तो हम आई लगाए कि जे लगाएं कि के लगाएं, कुछ समझ में नहीं है। सिंपल है, दोनों के बीच के लाइन को ज्वाइन करने वाला डिस्टेंस कौन है? आर है। बस आर का यूनिट वेक्टर ले लेंगे, सिंपल है, वेक्टर बन गया। समझ में आ गया? अब यहां पर देखो, F12 का डायरेक्शन और R21 का डायरेक्शन एक, तो यहां पर क्या लिखेंगे? F12 के Q1 Q2। अब R क्या लिखेंगे यूनिट वेक्टर? R21। R21 कैप का होल स्क्वायर, तो कैप का होल स्क्वायर मतलब सिंपल स्क्वायर आ जाएगा मैग्नीट्यूड के टर्म में, और यहां पर R21 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली F21 बताओ क्या होगा? K Q1 Q2। देख लो कौन कौन सा F21 के डायरेक्शन में कौन है? R12। गुड। तो R12 स्क्वायर इज इक्वल टू R12 यूनिट वेक्टर। अब यहां पर हमको एक चीज आप लोग बताएं, इस दोनों इक्वेशन को देखकर और फिर उस फिगर को देखकर R12 और R21 में क्या रिलेशन है? R12 और R21 में क्या रिलेशन है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब R12 इज इक्वल टू माइनस R21। तो F12 और F21 में क्या रिलेशन आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब थर्ड लॉ को ओबे कर दिया। ठीक। अब पहले के एग्जाम में, बहुत पहले जब सीबीएसई स्टार्ट हुआ था, तो पूछता था, बड़े परेशान होते थे लोग, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म रटते थे। अब क्वेश्चन क्या आता था देखिएगा, कि 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम, 2 पॉइंट चार्ज। बहुत इजी, एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन। ये इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 माइक्रोकूलम ने 20 माइक्रोकूलम पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, कि भाई तो फिर 20 वाला 10 पर कितना लगाएगा? उतना ही लगेगा, 50 न्यूटन। यही तो प्रूफ किया अभी, इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आ गया? अब वहां पर बच्चे उस समय ढूंढते थे कि दोनों पर चार्ज तो भाई डिफरेंट है, तो एक पहलवान होगा और एक अभय होगा, दोनों में कैसे फोर्स इक्वल लगेगा? अरे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। समझ में आ गया? 100% क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? इतना तक कंप्लीट कर लेना है, और फिर हम लोग फेस्टिवल के बाद मिलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग